फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो है आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ से क्या करते हैं, रिलेटेड होते हैं या उनके बॉडी के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही, तो इसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमें देखना है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोकेमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे केमिकल्स, बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, तो वो हमने क्या पढ़ा था कि जो लाइफ होती है वो केमिकल बेस्ड होती है। जो हमने एक चार्ट पढ़ा था वहां पे पढ़ा था कि जो लाइफ है वो केमिकल बेस्ड है। क्यों केमिकल बेस्ड है? क्योंकि हमारी जो लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन है वो एटम, फिर एटम से जो है वो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से जो है फिर वो सेल, सेल से टिश्यू। तो हमारा जो सेल है वो इन मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। और ये मॉलिक्यूल्स क्या है? ये मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स है। सही है, एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह। तो ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम उन केमिकल्स की स्टडी जो किससे रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, तो ऐसे केमिकल की स्टडी हम कहाँ करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। और ऐसे केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? हम बायो केमिकल्स कहते हैं। अब ये क्या है? बायोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्या करती है, जो ऐसे केमिकल्स के बारे में स्टडी करती है जो बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स की स्टडी क्यों करते हैं? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि ये क्या करती है, ये जो कुछ चीजें हैं ये क्या प्रोवाइड कर रही होती है। वेट अ मिनट। सही, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो क्या प्रोवाइड कर रही होती हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। हमें ये कैसे पता चला कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है? क्योंकि हमारा जो सेल होता है, सही, एक सेल है, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए होता है। अब ये जो डीएनए और आरएनए है ये किस चीज से बना है? तो ये डीएनए और आरएनए भी केमिकल्स से बना है। ठीक है, तो अब डीएनए के पास क्या होती है? डीएनए के पास एक ह्यूमन बीइंग की या एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? तमाम इंफॉर्मेशन होती है। तो जब एक इंफॉर्मेशन एक डीएनए के पास है, तो हम क्या करेंगे? हम अगर उस मॉलिक्यूल की स्टडी करें, कि डीएनए की हम स्टडी करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर कैसे जो है इंफॉर्मेशन होती है, तो हमारे लिए क्या होती है? आसानी होती है। तो हम मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तो हमें पूरा मैकेनिज्म क्या पता चल जाता है। सही, तो जैसे हमने डीएनए की स्टडी की, डीएनए के मॉलिक्यूल की स्टडी की, तो हमें पता चला कि इसके पास क्या होती है? तमाम बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा, डीएनए जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे जो है फिर आरएनए मिलके जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सही, तो ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? ये सारी बातें हमें बायोकेमिस्ट्री से पता चली। फिर सेकंड जो रीजन था वो क्या था कि अगर हम बायोकेमिकल्स की स्टडी करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेंगी? हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉर अबनॉर्मल मैकेनिज्म। सही, अब एक नॉर्मल बंदा है, अगर आप उसकी स्टडी कर दें, उसकी हर चीज की स्टडी कर लें बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो फिर अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आती है या ऐसा बंदा आता है जिसकी जिसकी जो आप, अगर आप मॉलिक्यूल्स वगैरह की स्टडी करें या ऑर्गन्स वगैरह की स्टडी करें, उसमें थोड़ी सी भी चेंज होगा तो आपको पता चलेगा। आप नॉर्मल और अबनॉर्मल में क्या कर सकेंगे? फर्क कर सकेंगे। तो केमिकल्स की स्टडी या मॉलिक्यूल्स की स्टडी से आपको जो है अबनॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं? उस डिजीज के लिए या जो भी जो है बीमारी है या कुछ भी है, एबनॉर्मल चीज कोई भी हो रही है, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं या कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट यूज करते हुए उस एबनॉर्मलिटी को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो था वो क्या था कि बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट एंड पावरफुल टेक्निक्स हैव बीन एबल टू इन्वेस्टिगेट द अंडरस्टैंड सम मोस्ट चैलेंजिंग फंडामेंटल। अच्छा, ये जो सवाल उठता था ये क्या उठता था कि हाउ डज अ फर्टिलाइज्ड एग गिव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सच एज मसल्स, ब्रेन एंड सेल। आपको पता है कि एक जाइगोट क्या होता है या फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? तो जब भी स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं तो एक फर्टिलाइज्ड एग या तो फिर जाइगोट बनता है। सही है, तो सवाल ये था लोगों का कि एक स्पर्म या ओवम के फ्यूज होने के बाद जो एक फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट होता है, उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल कैसे बन जाते हैं, कि एक छोटे से सेल से डिफरेंट टाइप के सेल्स कैसे बन रहे हैं। तो ये सवाल था।
तो इस सवाल का क्या हुआ फिर, इसके आंसर्स भी, इस सवाल के जो आंसर्स है वो भी हम किसकी मदद से दे सके, बायोकेमिस्ट्री की मदद से दे सके। ठीक है, कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिफरेंट एटम के साथ जो बॉन्ड्स बनाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे आपने अगर अमाइनो एसिड को देखे आप, तो आपके पास अमाइनो एसिड जो होता है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड मिलके, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन चेन बनाते हैं। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड, अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, मगर बस एक लेवल पे क्या आता है, अमाइनो एसिड में चेंज आता है। वो जब आप इसी चैप्टर में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो वो जो इतना सा चेंज है वो क्या करता है, वो पूरी प्रोटीन की चेन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और दूसरा क्या होता है, उस प्रोटीन की चेन चेंज होने की वजह से उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। इसी तरह से जो है, अगर आपके मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो आपके क्या हो जाते हैं, उसके आपके मॉलिक्यूल के या आपके टिश्यू के क्या हो जाते हैं, फंक्शन चेंज हो जाते हैं। इस तरह से एक ही जाइगोट से डिफरेंट टाइप के सेल बन जाते हैं। तो ये इस बात का जवाब भी कैसे दे सके, बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं वो डिपेंड करते हैं केमिकल्स पे। ठीक है, और केमिकल्स के स्ट्रक्चर वगैरह पे। फिर उसके बाद हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल की केमिकल कंपोजिशन कैसी होती है। तो ये एक सेल है, सही है? ये न्यूक्लियस है और ये एक सेल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से यहाँ तक का जो रास्ता होता है, ये पूरा, मतलब कि न्यूक्लियस से लेकर पूरे साइटोप्लाज्म तक, एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हटाकर जितना भी आपका मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो ये जो दोनों चीजें होती हैं ये क्या कहलाती हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को हटाकर आपके सेल की जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो यही लिखा हुआ है, वी नो दैट ऑल द लिविंग बॉडीज स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड लिविंग सेल कंटेनिंग अ लिविंग मटेरियल। सही है, तो लिविंग सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर आप प्रोटोप्लाज्म में देखें तो उसके अंदर जो 70 टू 90% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, एक सेल के अंदर 70 टू 90% क्या होता है, वाटर होता है। और अगर हम उस वाटर को एवापोरेट कर दें, ठीक है, हीट करके करें या कैसे भी करें, अगर हम उस वाटर को क्या कर दें, एवापोरेट कर दें, एक सेल के अंदर से 70 टू 90% वाटर है, और आप उस वाटर को अगर एवापोरेट कर दें, तो जो आपका जो लिविंग मास रह जाएगा, ये जो आपका रिमेनिंग मास रह जाएगा, ये जो आपका सेल रह जाएगा, अब ऐसा सेल जिसके अंदर क्या है, कोई भी वाटर नहीं है, वो लिक्विड नहीं है, ठीक है, वो मास बन गया है। तो इस चीज को क्या कहेंगे, ड्राई वेट ऑफ द सेल। और ये जो ड्राई वेट ऑफ द सेल होता है, मतलब सेल के अंदर अब वाटर नहीं है, अब सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, मगर साइटोप्लाज्म में वाटर नहीं है, सिर्फ क्या है, ड्राई वेट है। तो इस ड्राई वेट में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, और हर वो कंपाउंड या हर वो मॉलिक्यूल जो कार्बन कंटेनिंग हो, हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जो केमिस्ट थे वो क्या कहते थे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, वो सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, कि तो क्या कहते थे ये, कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे कि यूरिया वगैरह हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड और बाकी तमाम चीजें हो गई, प्रोटीन वगैरह, सही। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये सारी चीजें कहलाती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो साइंटिस्ट कहते थे कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो खाली जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनती है और वो बाहर नहीं बन सकती। फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने यूरिया को, जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको क्या करा, लेबोरेटरी में क्या करा, प्रिपेयर किया। ये लिखा हुआ है कि एज केमिस्ट सिंथेसाइज दीज मॉलिक्यूल्स इन लेबोरेटरी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये बोला गया कि आप लिविंग मॉलिक्यूल्स, जो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि बायोकेमिकल्स कहते हैं।
ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे केमिकल्स जो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करे, प्रोड्यूस करे, उसको हम बायोकेमिकल्स कहते हैं। और ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक बायोकेमिकल्स होते हैं, जो 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये जो 6 हैं ये 98% बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और 98% जो है ये बायोकेमिकल्स होते हैं। इसके अलावा जो बॉडी का वेट होता है वो बाकी दूसरे केमिकल्स पे होता है 2%। ठीक है। तो अगर हम ये टेबल देखें, चार्ट देखें, तो हमें पता चलेगा कि कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक वेट क्या है 12, इसको हम यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है। फिर उसके बाद हमें इसका यूज कहाँ पर है कि ये बेसिक एलिमेंट होता है कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब कार्बन बेसिक एलिमेंट क्यों होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि कार्बन जो है एक यूनिक एलिमेंट है जिसके पास क्या है, 4 वैलेंसीज है। सही। अगर ये कार्बन है, इसके पास 4 वैलेंसी है और इसने क्या करा, एक एक हाइड्रोजन के साथ ही क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब हाइड्रोजन के पास एक ही बॉन्ड बनाने की वैलेंसी होती है। ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंसी होती है और कार्बन के पास 4 होते हैं। तो कार्बन ने क्या किया, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पर ही कार्बन की वैलेंसी हो गई खत्म। अभी एक कार्बन क्या बन गया, एक छोटा सा मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम यही चीज देखें कि अगर कार्बन जो है वो 4 तरफ हाइड्रोजन लगाने के बजाय 3 तरफ क्या लगाए, हाइड्रोजन लगाए, और एक तरफ दोबारा कार्बन लगा ले, फिर ये वाला जो कार्बन है ये भी 3 दफा लगा सकता है, तो ये 2 दफा हाइड्रोजन लगाए और एक दफा क्या लगा ले, कार्बन। ऐसे ही ये कार्बन लगा दे, ये कार्बन लगा दे, ये कार्बन लगा दे। सही। और अगर यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स भी कार्बन लगाने लग जाए तो इस तरह से क्या हो जाता है, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है। तो कार्बन के पास ये जो है प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकता है, वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और दूसरा ये क्या क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस में फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है। फिर इसका जो बॉडी वेट में जो इसकी परसेंटेज होती है वो 18.5 होती है। फिर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और दूसरा जो है हाइड्रोजन का काम क्या होता है इन प्लांट्स, जो है हाइड्रोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए काम कर रहा होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका जो परसेंटेज होती है वो 9.5 होती है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हम इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एयर से हासिल करते हैं। और ये किस चीज के लिए यूज होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए, ग्लूकोज वगैरह को और मजीद छोटे चीजों में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ऐसी रेस्पिरेशन क्या कहलाती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। और इसकी परसेंटेज जो होती है हमारी बॉडी में होती है 6.5। फिर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन हम इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनिया जो है लेते हैं। और इसका काम है अमाइनो एसिड बनाना फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और न्यूक्लिक एसिड बनाना, हार्मोन्स बनाना, कोएंजाइम्स बनाना। अब अमाइनो एसिड अभी बताया था कि अमाइनो एसिड बहुत सारी मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन की चेन बनाते हैं। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं आरएनए और डीएनए, इनके अंदर भी जो है अमाइनो एसिड्स होते हैं। सही। और हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है। प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो अगर प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड की जरूरत है और अमाइनो एसिड के लिए नाइट्रोजन की। अगर आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड में एक कार्बन होता है, एक तरफ COOH होता है, एक तरफ NH2 होता है और एक तरफ क्या होता है R और एक तरफ H। सही। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो पार्ट है N, तो ये क्या है नाइट्रोजन।
तो ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, सही। तो एक अमाइनो एसिड को एक नाइट्रोजन की जरूरत है, तो आप बहुत सारे अमाइनो एसिड को बहुत सारे नाइट्रोजन की जरूरत होगी, और यही बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स, कोएंजाइम्स वगैरह। तो इन सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, और इसकी परसेंटेज होती है 3.3। फिर है फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है वो H2PO4 की फॉर्म में हम लेते हैं और HPO2- 2 की फॉर्म में लेते हैं, और ये जो है कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए एंड डीएनए को। और इसके अलावा एटीपी में काम आता है। एटीपी क्या होता है, एटीपी भी देख लेते हैं क्या होता है। एटीपी जो है एक कहते हैं एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो ये अगर एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे से कुछ लगा हुआ होगा, और यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरस लगे हुए होते हैं, सही। अब ये जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं एडेनिन, और ये जो है 3 फॉस्फेट है, तो 3 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्राई, सही। और 3 फॉस्फोरस है, तो इसीलिए एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। यहाँ हम इसको ए फॉर एडेनिन, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फॉस्फेट। एटीपी क्या होती है, एटीपी एनर्जी होती है, सही। तो एटीपी क्या है, एक एनर्जी है, और ये किस तरह से एनर्जी देती है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, फोस्फोरस और फोस्फोरस के दरमियान में क्या है, एक बॉन्ड है। आपको पता है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ पाते हैं। और अगर बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, सही। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस बॉन्ड के टूटने की वजह से कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, और वही एनर्जी हम कैसे लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये इसी एटीपी से हम क्या लेते हैं, ये एनर्जी लेते हैं जब ये बॉन्ड टूटता है और एक फॉस्फोरस क्या होता है, अलग होता है। और फिर जो एनर्जी वो निकलती है उसको हम डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करते हैं। बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के लिए जो है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या काम आ गया, फॉस्फोरस का काम आ गया। ऐसे ही फोस्फोलिपिड्स में, फोस्फो का मतलब ही फॉस्फोरस होता है, तो फोस्फोलिपिड्स में ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनके पास फॉस्फोरस होता है। फिर कोएंजाइम्स भी प्रोटीन वगैरह से बने हुए होते हैं, इनको भी क्या होती है, फॉस्फोरस की जरूरत होती है। दूसरा ये NADP, जैसे अभी ये ATP था ना, ऐसे ही NADP भी है, और ये NADP भी अपना P जो है जब रिलीज करेगा तो ये NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें। फिर उसके बाद लास्ट है सल्फर। अच्छा, इसकी परसेंटेज होती है 1.0। फिर है लास्ट सल्फर। सल्फर जो है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट जो यूटिलाइज करते हैं, और ये जो है प्रोटीन एंड कोएंजाइम्स का क्या होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी क्या है, जरूरी है, और इसकी परसेंटेज होती है 0.3। फिर यहाँ पर कुछ रिलेशंस है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो 2 मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर मिल जाएंगे तो फिर जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा या न्यू कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन मिल जाएंगे तो हम उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। तो कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स अगर मिल जाए और मिलके कोई एक नया मॉलिक्यूल बनाए तो वो जो न्यू मॉलिक्यूल बनेगा उसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। फिर ये दूसरा टेबल है। इस टेबल में क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इन परसेंटेज। सेल के अंदर चीजों की परसेंटेज है, केमिकल कॉम्पोजिशन की परसेंटेज है। तो यहाँ पे 2 सेल लिखे हुए जो कंपैरिजन में पढ़ेंगे, एक है बैक्टीरियल सेल और एक है मैमेलियन सेल। बैक्टीरियल सेल यूनिसेलुलर होता है और मैमेलियन सेल मल्टीसेलुलर होते हैं। अब जो एक सेल यूनिसेलुलर है तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का सेल है उसके अंदर आरएनए जो है वो 6% है और डीएनए 1% है। लेकिन अगर हम मैमेलियन की बात करें तो यहाँ पे डीएनए 0.25% है और डीएनए आरएनए जो है वो 1.10। तो ये क्योंकि मल्टी सेलुलर है इसीलिए इसके पास ये चीजें क्या हो गई, कम हो गई।
लेकिन इसके पास एक ही सेल है, तो ये उसी सेल से क्या करेगा, अपने तमाम फंक्शंस भी परफॉर्म करेगा, दूसरा सेल डिविजन वगैरह भी करेगा। तो इसीलिए इसके अंदर ये चीजें क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर अगर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को देख लें और वाटर को, अच्छा वाटर जो है वो दोनों में क्या होता है, सेम होता है 70%। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, तो ये बैक्टीरिया सेल में क्या होते हैं, कम होते हैं 15, 3 एंड 2। और यहाँ पर मैमेलियन सेल में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं 18, 4 एंड 2। बट अगर हम बात करें अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या इनऑर्गेनिक आयंस की, तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है वाटर। वाटर जो है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, क्लास को भी यही ऑफ करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।